अब शायद फ्रेम में हम आपको दिख ना रहे हों, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे आपको दिख जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भैया रॉयल एनफील्ड की बाइक ले लूँ या फिर टीवीएस रॉनिन ले लूँ, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करूँगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अब बाबूजी, जो आप मेरे राइट में गाड़ी देख रहे हैं ये है टीवीएस रॉनिन, और जो ये लेफ्ट में देख रहे हैं ये आपकी अपनी है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं ज़्यादातर जो भी हैं वो 350 सीसी के सेगमेंट में है। इसके जो टक्कर की गाड़ी है वो है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, और दोनों के प्राइसेस जो हैं लगभग एक जैसे ही हैं। देखिए, अभी मेरे पास हंटर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बाइक के माध्यम से ही बता दूंगा बहुत सारी चीज़ें कि क्या रॉनिन में अलग है, किन के लिए रॉनिन अच्छी है और इसमें क्या कमियां हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम आज बात करेंगे टीवीएस रॉनिन के बारे में। लेट्स गो। अब सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेक्स की। रॉनिन में आपको 226 सीसी का इंजन मिलता है जो कि ऑयल कूल्ड है, और ये आपको 20 बीएचपी की पावर और 20 एनएम का टॉर्क देता है। वहीं अगर मैं बात करूं मीटियोर 350 की, तो इसमें आपको 350 सीसी का, प्रिसाइसली कहूं तो 349 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 20 बीएचपी की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अगर मैं टॉर्क फिगर्स की बात करूं तो आपको मीटियोर में ज़्यादा टॉर्क मिलता है। इन दैट केस अगर मैं बात करूं तो आपको हंटर में भी ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। अब हंटर में ज़्यादा टॉर्क मिलने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उसका वेट टू टॉर्क रेशियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हंटर जो है इससे लगभग 11 किलो हल्की है। तो उस हिसाब से आपको इसमें 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 191 किलो पे, उसमें आपको 180 किलो पे ही 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। लेकिन रॉनिन में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि शहर के ट्रैफिक में गर्मियों में चलाने के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। अगर मैं दोनों बाइकों के सीटिंग पोस्चर की बात करूं तो मीटियोर में तो आपको पता ही एकदम क्रूजर वाला स्टांस मिलता है, जिसमें आपके पैर जो हैं थोड़े फॉरवर्ड सेट होते हैं। इसमें आपको कैसा मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो लगभग क्लासिक जैसा है, मतलब इसकी स्टाइलिंग या इसका जो प्राइस है वो हंटर 350 जैसा है, लेकिन इसके फुटपैक्स देखिए मेरे एकदम 90 डिग्री आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसमें आपको मिलती है कि इसमें आपको एकदम रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो अगर आपको शहरों में ट्रैफिक में इस बाइक को चलाना है। तो हंटर में आपको यही फुटपैक थोड़ा यहाँ रियर सेट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा उसमें एग्रेसिव बैठते हैं। और अगर मैं मीटियोर 350 की बात करूं, हालांकि इसके और इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर है, स्क्रीन पे प्राइसेस आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको फॉरवर्ड सेट फुटपैक्स मिलते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ रॉनिन में आपको यहाँ मिलता है, हंटर में आपको यहाँ मिलता है, इसमें आपको यहाँ मिलता है। अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स के वेट की, तो इसमें आपको 160 केजी का कर्व वेट मिलता है, यहाँ पर आपको 191 केजी का मिलता है, और हंटर में आपको 180 किलो का मिलता है। तो मैनेवरेबिलिटी के हिसाब से ये बाइक जो है आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। आपको शहर में ट्रैफिक में इधर उधर यू टर्न लेने हैं तो आपको ये बाइक जो है ज़्यादा आसान लगेगी और ज़्यादा ईजी टू मैन्यूवर लगेगी। अब अगर मैं बात करूं कि ये बाइक क्या छोटे राइडर्स के लिए ठीक रहेगी, तो मेरे हिसाब से जी बिल्कुल रहेगी। मेरी लंबाई जो है लगभग 5 फुट 6 इंच है, और अगर मैं इस पर आपको बैठ के दिखाऊं फिर से एक बार, तो आप देखिए मेरे पैर जो हैं बड़े आसानी से यहाँ पर नीचे टच हो जाते हैं, मतलब टो टच होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हील टच होते हैं। मीटियोर में मेरे हील भी टच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपके जो टो हैं वही टच होंगे। तो ये चीज़ है, और सेम यही चीज़ आपको हंटर में भी देखने को मिलेगी। उसमें भी सीट हाइट में 5 एमएम का ही अंतर है, तो आपको वहाँ पर भी आपके पैर कुछ ऐसे ही आते मिलेंगे। तो अगर 5 फुट 3-4 इंच के भी आप अगर राइडर हैं तो आप इस बाइक को बड़े आसानी से चला सकते हैं। अब दोनों बाइकों का मैं आपको एग्जॉस्ट सुना देता हूँ एक बार, जिससे आपको समझ आए कि दोनों बाइकें फील कैसा करती हैं। हालांकि जो मुझे लगता है कि इसका वो जो स्लो थंपिंग नॉइज़ है वो आपको सुनने को मिलेगा जब आप इसे ऑन करेंगे। देखिए, और अगर आप इसे रैप करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड सुनने को मिलेगा।
ये जैसे जैसे इंजन रेव होता है ये थोड़ा मुझे ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। रॉनिन में आपको मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा रेव होने पे परेशान सा नज़र आता है। आइडल पे आप देखिए इसकी आवाज़। अब अगर इसमें रेव करूँ तो कुछ ये ऐसा महसूस होगा आपको। अब एक बहुत सी शिकायत जो लोगों को रहती है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में वो है कि वाइब्रेशंस कैसे हैं। जी, इस इंजन के अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो अगर आप इसे 70-80 तक चलाते हैं तो ये आपको बड़ी ही रिलैक्स लगेगी। आपको वाइब्रेशंस वगैरह, रिफाइनमेंट वगैरह जो है रॉयल एनफील्ड से बेहतर मिलेगा, चाहे वो हंटर हो, चाहे वो क्लासिक हो, किसी भी केस में। लेकिन जैसे ही आप इसे 80 के ऊपर चलाते हैं तो आपको ये इंजन जो है ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। जैसा कि मैंने अभी जब दोनों के एग्जॉस्ट नोट सुनाए थे तभी बताया था। ये आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस महसूस होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस पे ज़ोर बहुत डाला जा रहा है। अब अगर मैं दोनों बाइक्स की राइडिंग की बात करूँ तो मैं राइडिंग में आपको बताना चाहूँगा कि हंटर हो या फिर क्लासिक हो या फिर मीटियोर हो, इसमें आपको कन्वेंशनल फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं और पीछे आपको डुअल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं रॉनिन की बात करूँ तो इसमें आपको यूएसडी फोक्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ पीछे आपको मोनोशॉक्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं पीछे पिलियन राइडर के कंफर्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि रॉनिन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा वो, क्योंकि चाहे वो हंटर हो, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो मीटियोर हो, तीनों बाइक्स में आपको रियर के सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा स्टिफ मिलते हैं। क्योंकि हंटर का ग्राउंड क्लियरेंस 150 मिलीमीटर है, इसका 170 है। तो ग्राउंड से टच होने की जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए जो सबसे मिनिमम सेटअप भी है रियर सस्पेंशन का वो भी काफ़ी स्टिफ है। लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसे आप चाहें तो स्टिफ भी करवा सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ्रंट के सस्पेंशन इसके कुछ मुझे ज़्यादा ही सॉफ्ट लगे। अब देखिए, ये वॉबल से करते हैं और रियर के सस्पेंशन सॉफ्ट हैं। देखिए, अंदर घुसी जा रही है बाइक। ये आपको रॉयल एनफील्ड में देखने को नहीं मिलेगा रियर साइड में। इसकी वजह से ये देखिए, ये थोड़े ज़्यादा हार्ड है। और फ्रंट तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे हैं रॉयल एनफील्ड के। फ्रंट में दोनों से ही मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रियर सस्पेंशन इसके थोड़े से सॉफ्ट हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसको एटलीस्ट आप हार्ड कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट में भी सबसे ज़्यादा हार्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद जब आप इन बाइक्स को हाईवेज़ पे लेके निकलते हैं तो आपको इनिशियल ग्रंट इसमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके जो टॉल गियर रेशियोज़ हैं, उसकी वजह से अगर आप 5वें गियर में भी हैं तो आप इसे 20-25 की स्पीड पे चला सकते हैं। रॉयल एनफील्ड में ये कर पाना इसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि ये 5वें गियर में 30 के बाद थोड़ा 30 के नीचे आते ही थोड़ा-सा वाइब्रेट होने लगती है। तो इस मामले में आपको इसमें कम गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे रॉनिन में, और मीटियोर में आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे, या फिर हंटर में आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे शहरों में, ट्रैफिक में। अब अगर मैं दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग की बात करूँ, तो ब्रेकिंग में मेरे को लगता है कि दोनों नेक टू नेक हैं, कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस दोनों ही बाइक्स में नहीं है। चाहे वो हंटर हो, चाहे वो रॉनिन हो, चाहे वो मीटियोर हो, चाहे वो क्लासिक हो, सब में आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है और ठीक-ठाक ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है, बराबर सा ही देखने को मिलेगा। ना इसका बहुत अच्छा है, ना इसका बहुत खराब है। ये दोनों नेक टू नेक हैं। तो इसमें मैं दोनों का ड्रॉ बताऊँगा, इसमें कोई भी क्लियर विनर नहीं है। अब अगर मैं सीट कम्फर्ट की बात करूँ तो हालाँकि इसमें मैंने टूरिंग सीट्स लगवा ली हैं, लेकिन अगर मैं इसकी सीट को हंटर की सीट से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपको है ना इसमें बैठने में मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है ये। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हंटर हो, क्लासिक हो या मीटियोर हो, इसकी सीट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो दो अगर मेरे जैसे मोटे-मोटे लोग अगर बाइक पे बैठ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत असुविधा होने वाली है। अब अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूँ या टेल लाइट्स की बात करूँ, तो आगे और पीछे इसमें पूरी बाइक में आपको एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट वगैरह जो है वो एलईडी देखने को मिलती है, हंटर में वो हैलोजन है। और इस वजह से ये बाइक जो है ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा क्लासी लगती है मुझे। और जहाँ तक बात है इन दोनों के हेडलाइट थ्रोज़ की, तो दोनों के दोनों ही एवरेज हैं, मतलब आपको दोनों में से मज़ा नहीं आने वाला है। अगर आपको इन्हें टूरिंग-वूरिंग पे लेके जाना है, हालाँकि ये टूरिंग के लिए बनी नहीं है, ये तो बनी है हंटर और ये शहरों में चलाने के लिए बनी है, अर्बन बाइक्स हैं। तो लेकिन अगर आपको इन्हें फिर भी टूरिंग पे लेके जाना है, तो इसमें आपको ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी पड़ेगी, नहीं तो आपको हाईवेज़ पे, हाई स्पीड्स पे रात में कुछ भी नहीं दिखेगा, ये बात पक्की है।
अब बात करूं अगर मैं दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल, चाहे ये मिटियोर हो, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे फिर वो हंटर हो, तीनों में एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन कहीं से भी वो रॉनिन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मैच नहीं कर सकते। ये फुली डिजिटल मिलता है आपको। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ इस बाइक में आपको 2 मोड भी मिलते हैं, अर्बन और रेन। तो अगर आपको शहरों में चलानी है तो आप उस मोड पे चलाइए, रेन में चलानी है तो आप रेन पे स्विच कर सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस में दोनों की ज़्यादा अंतर नहीं आता है, बट ट्रैक्शन वगैरह जो है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा और ये थोड़ी फन टू ड्राइव है। इनिशियल ग्रंट वगैरह इसका आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं इनके गियर बॉक्स और क्लच की। देखिए भैया, क्लच और गियर बॉक्स की बात करूं तो आपको हमेशा मिटियोर में या क्लासिक में या हंटर में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्लच को दबाने के लिए, और इस वजह से आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन इस बाइक में आपको स्लिपर असिस्ट क्लच मिलता है। आप है ना अपने हाथ की 2 उंगली या 1 उंगली से भी क्लच को मैनूवर कर सकते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर मैं गियर शिफ्ट की बात करूं तो वहां पे रॉयल एनफील्ड क्लियरली बाजी मार जाती है। इसको गियर नंबर 1 से 2 में डालना हो या 2 से न्यूट्रल करना हो तो इसके गियर शिफ्ट उतने प्रिसाइज नहीं है। लेकिन रॉयल एनफील्ड का गियर आपको अगर शिफ्ट करना है तो एक ही बार में न्यूट्रल लग जाता है। ज़्यादा कोई दिक्कत अभी तक मुझे आई नहीं है, जबकि मैं इसे लगभग 7,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब अगर मैं बैजिंग की बात करूं या फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्यूल टैंक में आपको यहाँ पे देखिए 3D लोगो देखने को मिलता है। जो रॉनिन लिखा हुआ है वो भी आपको 3D में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड तो 3D में देखने को मिलेगा, मिटियोर में, हंटर में वो भी स्टिकर है, और जो मिटियोर 350 या हंटर लिखा हुआ है दोनों बाइक्स में वो पूरा का पूरा स्टिकरिंग वाला ही है। साथ ही साथ इसमें आपको फ्यूल टैंक 14 लीटर का मिलता है, जहाँ की हंटर में सिर्फ आपको 13 लीटर का मिलता है। माइलेज की अगर दोनों की बात करूँ तो आपको सिटीज़ में ये बाइक जो है ज़्यादा बेहतर माइलेज निकाल के देगी। अगर मैं बात करूँ ठीक ठाक से ट्रैफिक की तो ये आपको 32-33 का माइलेज दे देगी। वहीं हंटर जो है वो लगभग 30 का माइलेज देगी। और अगर आप इन्हें हाईवेज पे लेके जाते हैं तो वहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 का माइलेज देने वाली है हाईवेज पे। और अगर आप सेम स्पीड पे हंटर को चलाते हैं या फिर आप मिटियोर को चलाते हैं या फिर आप क्लासिक को चलाते हैं तो 37-38 का माइलेज आपको बड़े आराम से ये तीनों बाइक्स दे देंगी। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। रॉनिन में 3 नए कलर भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं 2025 में, तो आप चाहें तो उन्हें भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि रॉनिन किसके लिए बनाई गई है। देखिए 2-3 चीजें हैं जिसको आपको फैक्टर इन करने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ट नहीं है या आप बहुत ज्यादा भारी बाइक नहीं चलाना चाहते तो रॉनिन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। चाहे फिर वो हंटर हो, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे फिर वो मिटियोर 350 हो, उन तीनों से ये बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये 160 किलो की है। बाकी तीनों बाइक जो हैं वो 180 के ऊपर ही हैं, रॉयल एनफील्ड की जितनी भी है। तो उस हिसाब से ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप बहुत टाइट स्पेसेस में निकलते हो तो इस बाइक को मनूवर करना थोड़ा ज़्यादा आसान है रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक से। तो उस मामले में ये बाइक आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर आपको गियर शिफ्ट्स वगैरह कम करने हैं तो भी ये बाइक रॉयल एनफील्ड की हंटर से किसी भी मामले में बहुत बेहतर है, और आपको इसमें गियर शिफ्ट्स वगैरह कम करने पड़ेंगे। आपका बजट अगर कंस्ट्रेन कर रहा है कि आप क्लासिक ना लें या मिटियोर ना लें तो आप इस बाइक को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी पेपी है। आपको बढ़िया ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है और आपको सिटीज़ में एक बेहतर माइलेज निकाल के देगी। लेकिन अगर आपको इसे हाईवेज़ पे लेके जाना है तो मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक या मिटियोर 350 इससे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको डेली कम्यूट्स वगैरह करने हैं तो ये बाइक आपके लिए ज़्यादा ठीक है। आशा करता हूँ कि इस कंपैरिजन में मैंने आपके सारे डाउट्स जो हैं वो लगभग क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखिए और पूछ लीजिए कि आपको कहाँ क्या कन्फ्यूजन है। और अगर आपने अभी तक रॉनिन का रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।